दूसरे को देखने के बाद जैसे ही ख्वाहिश को एहसास होता है कि वो क्या कर रही है, वो तुरंत शर्मा कर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। आ, आप कपड़े पहन लीजिए, ख्वाहिश अपनी हकलाती हुई आवाज में बोली। वही आद्यंत ख्वाहिश की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर उसे पूछता है, तुम यहां पर? हाँ, वो आपका फोन नहीं लग रहा था तो मैं। ख्वाहिश आद्यंत को जवाब देते हुए बोलती है, तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? आद्यंत ख्वाहिश से सवाल करते हुए पूछता है। वो वो हाँ हाँ मैं यहाँ पर। घबराहट के कारण ख्वाहिश कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी आद्यंत को सफर का ख्याल आता है, तो वो अपने होंठ गुस्से से भींच लेता है और अपने मन ही मन पर बदहधाता है, जफर। उसके बाद आद्यंत तो वहीं पर अपने कपड़े पहनने लगता है और ख्वाहिश वैसे ही पीछे मुड़कर खड़ी थी। ये देख आद्यंत इरिटेट होकर बोलता है, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। वाइफ हो तुम मेरी, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे कभी देखा नहीं है। ख्वाहिश आद्यंत की बात सुनकर थोड़ा डर जाती है। ख्वाहिश सोचती है कि अब आद्यंत ने कपड़े पहन लिए हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि आद्यंत ने कपड़े नहीं पहने। वो इस तरह ही बेड पर जाकर बैठ जाता है और सिगरेट को लीड करता है और अपने होठों के बीच उसे दबा लेता है और अपने मुंह से धुएं का छल्ला बाहर निकालता है और वो अपनी तिखी नजरों से ख्वाहिश की तरफ देखने लगता है, जैसे मानो उससे पूछ रहा हो कि अब बताओ यहाँ क्यों आई हो। ख्वाहिश अपनी नजरों को नीचे झुकाए हुए अपनी धीमी आवाज में बोली, सर, मैं आपकी सेक्रेटरी हूं और मेरा फर्ज बनता है कि मुझे आपके बारे में पता हो कि आप कब और कहाँ हो। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी आद्यंत बेड पर से उठता है और एक झटके में ख्वाहिश के पास पहुंचकर उसके कलाई को पकड़ के उसे तुरंत बेड पर गिरा देता है। आद्यंत ये सब इतना जल्दी करता है कि ख्वाहिश कुछ समझ नहीं पाती, पर जैसे ही उसे समझ में आता है तो वो हैरान रह जाती है। वहीं आद्यंत तुरंत ख्वाहिश के ऊपर जाकर उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसा लेता है और बिना देरी किए ख्वाहिश के गर्दन पर अपने होंठ रख वहां किस करना शुरू कर देता है। ख्वाहिश तो बिल्कुल से समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा था। तभी आद्यंत ख्वाहिश के गर्दन पर एक तेज से लव बाइट करता है, जिससे ख्वाहिश की एक आह निकल जाती है। आद्यंत वाइट करने के बाद उसी जगह पर अपने टंग से लिक करने लगता है। मिस्टर नुमानी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसे नहीं कर सकते, छोड़िए मुझे, स्टॉप इट। ख्वाहिश आद्यंत को रोकते हुए बोलती है। ख्वाहिश बार बार यही बोल रही थी। ये सुनकर आद्यंत तुरंत उसके चेहरे को एक साइड करते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, मुझे रोको मत। आद्यंत की ऐसी बात सुनकर ख्वाहिश कांप जाती है और वो कुछ कर नहीं पाती है। वही आद्यंत धीरे धीरे उसके पूरे गर्दन पर लव बाइट देने लगता है। ख्वाहिश कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस उसी तरह आद्यंत जो कर रहा था उसे करने दे रही थी। वही आद्यंत की आंखों के सामने बार बार अनुज का ही चेहरा आ रहा था। तुम्हारा वो जो नया आशिक कहाँ है? क्या उसे भी साथ लेकर आई हो मुझसे मिलवाने? ख्वाहिश आद्यंत की बात सुन बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो आंखें बड़ी किए आद्यंत की तरफ देखते हुए बोलती है, आशिक? ये क्या बोले जा रहे हैं आप? ख्वाहिश की बात पर आद्यंत गुस्से से उसके फेस को अपनी तरफ करता है और उसके होठों पर रगड़ते हुए बोला, अच्छा, तो अब मैं बकवास करने लगा हूं। वाओ, तुम्हारा आशिक कैसे मीठी मीठी बातें करता है तुमसे? कैसे छुआ है उसने तुम्हें? ये कहते हुए आद्यंत ख्वाहिश के कॉलर बोन और नेक पर बाइट करता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अच्छा, तो क्या वो तुम्हारा आशिक है या फिर यार? ये कहते हुए वो अपने होठों को ख्वाहिश के नेक पर ले जाकर तेज से बाइट करता है। बाइट करते हुए बोलता है, जो सुख मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूं वो तुम्हें दे रहा है ना। तुम्हें पति का सुख जो मुझसे नहीं मिल पा रहा है वो तो तुम्हें दे रहा है। नाम के लिए तो मैं तुम्हारा पति हूं, पर पति का सुख तो तुम अपने आशिक से ले रही हो। मेरा छूना तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें घिन्न महसूस होती है। मेरा करीब आना तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता है।
अभी भी तुम्हें मेरा टच पसंद नहीं आ रहा है। सही कह रहा हूं ना मैं? पर मैं चाहता हूं कि तुम पत्नी के धर्म निभाओ, और तुम निभा भी रही हो, पर मेरे साथ नहीं, अपने आशिक के साथ निभा रही हो। इतना बोलकर आद्यंत ख्वाहिश के क्लीवेज पर तेज से बाइट किया और फिर से ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या वो यश कम पड़ गया था? क्या? जो तुम्हें दूसरा भी चाहिए? या फिर तुम्हारा एक से काम नहीं चलता? तुम दोनों को ही एक साथ हैंडल कर रही हो। आद्यंत की ये सब कड़वी बातें सुनकर ख्वाहिश को बहुत तेज गुस्सा आता है, तो वो तुरंत आद्यंत को धक्का देते हुए बोलती है, सर ये क्या बातें कर रहा है? आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ये सब बोलते हुए ख्वाहिश की आंखें नम हो जाती हैं। ख्वाहिश वहां से उठकर जाने लगती है। तभी आद्यंत तुरंत ख्वाहिश को वापस से बेड पर धकेल देता है और उसे दबोच लेता है। उसके हाथों को बेड पर लॉक कर देता है और एक बार फिर से उसके गाल पर तेजी से बाइट करता है, जिससे ख्वाहिश चिल्लाते हुए बोली, सर, लीव मी मिस्टर नुमानी। लेकिन आद्यंत ख्वाहिश पर अपनी पकड़ और कस लेता है और तुरंत उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। ख्वाहिश छटपटा रही थी, पर आद्यंत था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उस पर हावी होने लगता है, जिससे ख्वाहिश के कपड़े अस्त व्यस्त होने लगते हैं। वही आद्यंत तो अपने हाथों को ख्वाहिश के बॉडी पर चलाने लगता है। वो उसको हर जगह टच करने लगता है। वो ख्वाहिश की शर्ट के ऊपर के 3 बटन को खोलकर उसके उभारों को मसलने लगता है। वो ये सब कर रहा था तो एक पल के लिए उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि पहली बार वो उसे टच कर रहा है, तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ये टच उसके लिए बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे उसके होंठ ख्वाहिश के सुराहीदार गर्दन पर धीरे धीरे फिसलकर दरारों तक आने लगते हैं। वो अब ख्वाहिश के इनर को भी खिसक कर नीचे करने लगते हैं, जिससे ख्वाहिश की क्लीवेज साफ उभर कर दिखने लगते हैं। आद्यंत का ऐसा करने से ख्वाहिश को घबराहट हो रही है और उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। वही आद्यंत मदहोशी से ख्वाहिश में खोया हुआ था। आद्यंत की उंगलियां ख्वाहिश के हाथों पर कसती जा रही थी। उसके उंगलियों के निशान ख्वाहिश के हाथों पर छप गए थे। वही ख्वाहिश बुरी तरह से डरी हुई थी। उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। वहीं आद्यंत अपने हाथों को धीरे धीरे ख्वाहिश के उभरा से लेकर धीरे धीरे उसके नेवल तक ले जाता है। वही ख्वाहिश आद्यंत के ऐसा करने पर सिहर उठती है और वो बुरी तरह से कांप भी रही थी, जिसे आद्यंत साफ महसूस कर पा रहा था। पर फिर भी वो नहीं रुकता और धीरे धीरे वो ख्वाहिश के प्राइवेट पार्ट की तरफ अपने हाथ बढ़ा देता है, जिसे महसूस कर ख्वाहिश की तो हालात ही खराब हो जाती है। वहीं आद्यंत ख्वाहिश के प्राइवेट पार्ट को अपने हाथों से रब करते हुए ख्वाहिश से बोला, अब तो तुम वर्जिन नहीं रही होगी। आद्यंत की बात सुनकर ख्वाहिश गुस्से से चिल्लाते हुए उससे बोलती है, जस्ट शट अप। क्यों अपनी सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रहा है? आद्यंत ख्वाहिश की तरफ देखते हुए तुरंत उससे बोला, फिर तुरंत उसके शोल्डर पर तेज से बाइट कर देता है। ख्वाहिश की तरफ देखते हुए बोला, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? ख्वाहिश आद्यंत की बात पर उसकी तरफ घूर कर देखते हुए चिल्ला कर बोलता है, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? आप जो भी कर रहे हैं, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप वर्जिन हैं? न जाने कितनी रातें आप मायरा के साथ बिताए हैं और न जाने उन रातों में आपने उसके साथ क्या क्या किया है। और रही बात मेरे आशिक का, तो हाँ, चल रहा है। मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आप खुद तो शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं? क्या ये राइट सिर्फ आपके पास है? तुम्हारी बहुत जुबान चलने लगी है। क्या ये हिम्मत तुम्हें तुम्हारे आशिक ने दिया? अगर दोबारा मेरे सामने मुंह खोला तो तुम्हारी जुबान काट दूंगा। आद्यंत गुस्से से ख्वाहिश के गालों को जोर से दबाते हुए बोला, और अब वो अपने हाथ को तेजी से ख्वाहिश के बॉडी पर बुरी तरह से मूव करने लगता है। इस तरह से वो ख्वाहिश को हर्ट कर रहा था। ये देखकर ख्वाहिश गुस्से से आद्यंत को दूर झटकती है और तुरंत बेड पर से उठकर अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है। आद्यंत ख्वाहिश की तरफ तिरछा मुस्कुरा कर देखने लगता है।
वही ख्वाहिश आद्यंत की तरफ घूर कर देखते हुए बोलती है, आप मुझे बाकी लड़कियों की तरह सिर्फ यूज करना चाहते हैं मिस्टर नोमानी। आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं क्या बाकी लड़कियों की तरह हूं, जो आपके कुछ भी करने पर भी चुपचाप सहती रहूंगी? ये सब बोलते हुए ख्वाहिश का गला रुंध गया और वो तुरंत ही रूम से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वो तेजी से रोने लगती है। वो तुरंत चलते हुए हॉल में आती है, जहां पर जफर बैठा हुआ था। वो जफर की तरफ देखते हुए बोलती है, चलो, अभी मुझे यहां नहीं रहना। मैं अभी यहां से जाना चाहती हूं। पर क्या हुआ? तुम इस तरह से ऐसे क्यों आ रही हो? तुम रो क्यों रही हो? जफर हैरानी से ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा ना कि मुझे यहां नहीं रहना, तो बस नहीं रहना। चलो जल्दी से। ख्वाहिश इस तरह गुस्से से घूरते हुए जफर से बोली। तभी जफर ख्वाहिश से बोला, रुको एक मिनट, मैं जरा एक बार आद्यन से मिल तो लूं। ठीक है, तुम जाकर मिल लो। मैं तुम्हारा बाहर कार में वेट कर रही हूं। इतना बोलकर ख्वाहिश तुरंत तेजी से आद्यंत के फार्म हाउस से बाहर निकल जाती है। वो बाहर आकर कार में वेट करने लगती है। वहीं अंदर जफर जैसे ही आद्यंत के रूम की तरफ जाने लगता है कि तभी आद्यंत शर्ट को पहनते हुए हॉल में आ जाता है। उसने अब ट्राउजर भी पहन रखा था। जफर तुरंत ही आद्यंत की तरफ देखते हुए उससे बोला, आखिर तूने ऐसा क्या कर दिया उसके साथ, जो रोते रोते यहां से गई है? आद्यंत जफर की बात पर उससे पूछा, वो इतनी रात को यहां से अकेले कैसे गई है? उसका इस तरह से अकेले इतनी रात में बाहर जाना सेफ नहीं है। तूने उसे अकेले जाने कैसे दिया? वो अभी घर नहीं गई है, वो बाहर कार में मेरा वेट कर रही है। जफर तुरंत ही आद्यंत से बोला। आद्यंत जफर की बात सुनकर उससे बोला, जा, तू उसे किसी भी तरह अंदर लेकर आ। और हाँ, तू यहां से जा सकता है, पर उसे लेकर नहीं जाएगा। तू उसे यहीं छोड़कर जाएगा। पर उसे यहां क्यों? जफर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर आद्यंत से बोला। आद्यंत उसे घर कर देखता है तो जफर तुरंत हड्डडब्धा कर उससे बोलता है, वो मायरा भी तेरे बारे में पूछ रही थी, तो मैं क्या उसे बता दूं? आद्यंत जैसे ही मायरा का नाम सुनता है वो इरिटेट हो जाता है और वो उसी तरह इरिटेट होकर उससे बोलता है, जस्ट शट अप एंड गेट आउट। आद्यंत की तेज आवाज सुन जफर जल्दी से वहां से बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर आता है, इस समय उसका फोन रिंग करने लगता है। जफर जब फोन निकालकर देखता है तो उस पर मायरा का कॉल आ रही थी। वो कॉल पिक करता है तो दूसरी तरफ से मायरा जफर से पूछती है, वो मिल गया क्या? कहाँ है आद्यंत? वो आद्यंत अभी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है। जफर की बात पर मायरा थोड़ा सा खुश होकर उससे पूछती है, मतलब आद्यंत मिल गया? हाँ, मिल गया है। जफर तुरंत बोला। कहाँ पर है? मायरा ने जफर से सवाल करते हुए पूछा। मुझे अभी एक इम्पॉर्टेंट काम है, तो मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। जफर इतना बोल तुरंत कॉल कट कर दिया। वही मायरा दूसरी तरफ गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। जफर बाहर आया। उसकी नजर कार के अंदर बैठी ख्वाहिश पर गई। उसे मनाने के लिए बहाना बनाते हुए बोला, वो ख्वाहिश क्या है ना कि मेरी कार की पेट्रोल खत्म हो गया, तो अब भी हम यहां से जा नहीं सकते। तो तब तक चलो, हम लोग अंदर चलते हैं। अब ख्वाहिश को ना चाहते हुए भी जफर की बात माननी पड़ती है। वो अंदर आती है और आकर हॉल में ही सोफे पर बैठ जाती है। वह आद्यंत से मिलने के लिए नहीं जाती है, क्योंकि अभी वह आद्यंत से बहुत नाराज थी। वही आद्यंत को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ख्वाहिश कैसे उसे इग्नोर कर सकती है। पहले तो उसके लिए इतनी बेचैन रहती थी और हमेशा चुपके चुपके देखती रहती थी, पर अब ऐसा क्या हो गया है जो वो इस तरह से उससे दूर होने लगी है, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती है। ये सोचकर वो चिढ़ सा जाता है तो वो खुद ही बाहर आता है और गुस्से से ख्वाहिश को घूर कर देखता है और फिर बिना वक्त गवाए तुरंत उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। वही जफर की नजरें उन पर ही थीं। ये देख वो बिल्कुल ही हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि कैसा रंगीला आदमी है ये, अभी बाहर वाली नहीं है तो इसे घरवाली चाहिए। पर वो कुछ सोचकर मुस्कुरा देता है
और अपने काम में बिजी हो जाता है। जफर का फोन बजता है। वो कॉल पिक करता है तो दूसरी तरफ से उसकी मम्मा का कॉल था। जफर अपनी मम्मा से बोलता है कि मम्मा, ब्लाइंड डेट के लिए आपने जिस लड़की को मेरे लिए ढूंढी है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही उसकी मामा ये सुनकर फोन पर ही जफर को फोर्स करते हुए बोलती है, मैं नहीं जानती, तुम्हें जाना होगा। तुम बुढ़े होते जा रहे हो और तुम हो कि अभी भी तुम्हें शादी नहीं करनी है। मुझे अपने पोता पोती के साथ खेलना है, तो इसलिए मैंने जो तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है, तुम्हें वो अटेंड करनी होगी। जफर तुरंत फोन पर बोलता है, मॉम। तब उसकी मॉम बोलती है, यस, ये तुम्हारी मॉम का ऑर्डर है। इतना कहकर उसकी मॉम जफर के मुंह पर ही कॉल कट कर देती हैं। ये देखकर जफर कुछ नहीं बोल पाता है। वो खुद से ही कहता है, सभी मुझ पर रौब झाड़ते रहते हैं। जो आता है वही मुझे अपना ऑर्डर देकर चला जाता है। अगर बीवी भी ऐसे ही मिल गई तो मेरा क्या होगा? मुझे तो ख्वाहिश जैसे ही बीवी चाहिए, जो कि चुपचाप अपने पति की सारी बातें मान ले। वही आद्यंत ख्वाहिश को अपने कंधे पर उठाकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। आद्यंत रूम में पहुंचकर ख्वाहिश को ले जाकर बेड पर पटक देता है और तुरंत ही उसके ऊपर आ जाता है और दोबारा से उसके साथ रोमांस करने लगता है। ख्वाहिश बार बार उसे रोक रही थी, तो आद्यंत उसके हाथों में अपनी उंगलियों को फंसाकर बोलता है, मुझे वो करने दो जो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से चाहिए। मैं आपकी वाइफ नहीं हूं। हम पहले ही डाइवोर्स लेने वाले थे, और अगर आप चाहे तो हम अभी भी डाइवोर्स ले सकते हैं। आई एम रेडी। ख्वाहिश की बता सुन आद्यंत गुस्से से उसे घूर कर देखता है और बोलता है, क्यों? अब तुम्हारे पीछे आशिक लग चुके हैं, तो अब तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए? अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है तो तुम उसमें से ही स्वीटेबल चूज करोगी। मेरे अलावा तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, तो तुम उन्हें चूज करोगी। मुझे क्यों ही चूज करोगी? ख्वाहिश आद्यंत की तरफ देखकर उससे बोली, व्हाट द हेल? ये आप हैं जो ऐसा करते हैं। आप हैं जिन्हें 2 लड़कियों की जरूरत होती है, क्योंकि आप एक से खुश नहीं होते हैं। मुझे नहीं, मिस्टर न्यूमानी। क्यों? तुम तो ऐसा बोल रही हो जैसे मैंने कुछ गलत बोल दिया। क्या ये सच नहीं है? तुम्हारे आगे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी होती है। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? अब तो तुम्हें मुझसे घिन आएगी ना? ख्वाहिश की बात पर आद्यंत बोला। ख्वाहिश गुस्से में आद्यंत की तरफ देखकर बोलती है, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी है। इतना बोलकर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। चलो तो तुम अपने बीवी का फर्ज निभाओ। इतना बोलकर आद्यंत ख्वाहिश के शर्ट को ऊपर कर देता है और उसके उभारों को धीरे धीरे चूमने लगता है। वो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर अपने हाथ चलाने लगता है। वहीं ख्वाहिश अपने होठों को जोर से भींच लेती है। वो अपने मन ही मन सोचने लगती है कि क्या बस एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता यही होता है कि जब जरूरत हो तो पास आओ, वरना एक दूसरे के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। आज जब मायरा इनके पास नहीं है, तो ये अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए मेरे करीब आ रहे हैं। वही आद्यंत ख्वाहिश में पूरी तरह से डूब चुका था। वो ख्वाहिश की खूबसूरत जिस्म को देखकर पूरी तरह से मदहोश हो रहा था। वो धीरे धीरे ख्वाहिश के हर एक बॉडी पार्ट्स पर अपने होंठ चल रहा था। उभारों को चूमने के बाद आद्यंत अपने होठों को ख्वाहिश के पेट के पास लाता है और वहां पर किस करते हुए तेज से बाइट करता है, जिससे ख्वाहिश की पकड़ बेडशीट पर कस जाती है। ये देख आद्यंत तिरछा मुस्कुराता है और फिर वो वहीं जहां बाइट किया था वहीं पर अपनी टंग से लिक करने लगता है। आद्यंत एक झटके से ख्वाहिश को पीछे पलटता है और अब वो उसके बैक पर अपने होंठ चलाने लगता है। वहां पर चूमने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे बार बार ख्वाहिश के मुंह से आह की आवाज निकल रही थी। वो इस तरह से ख्वाहिश के हर एक पार्ट को बड़े ही गौर से देखता है। आद्यंत की नजरें ख्वाहिश के बैक पर टिकी हुई थी। वही ख्वाहिश आद्यंत बड़े ही गौर से देखता है और उन्हें गिनने लगता है। फिर वो उन तिल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मन ही मन बोलता है, ये सब सिर्फ मेरे हैं। इन्हें देखने का, इन्हें छूने का, इन्हें प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है।
और किसी का भी नहीं। इतना बोल वो अपने हाथों से कभी उसके उभारों को तो कभी उसके बैंक को टच करते हुए ख्वाहिश से पूछता है, क्या यहाँ पर उसने तुम्हें छुआ था? क्या उसने तुम्हें यहाँ चुम्मा था? इतना बोलकर वो उन जगहों पर तेज तेज से बाइट करता है, जिससे ख्वाहिश की दर्द भरी सिसकी निकल जाती है। वो इस वक्त ख्वाहिश में पूरी तरह से डूब चुका था। वही ख्वाहिश की आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुछ देर बाद वो एक झटके में ख्वाहिश से दूर होता है और तुरंत ही अपने शर्ट को निकालकर फर्श पर फेंक देता है। फिर वापस से ख्वाहिश को कसकर अपने बाहों में जकड़ लेता है। अब दोनों की ही बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं आप? ख्वाहिश ने अपने रुंधे हुए गले से आद्यंत से बोलती है। आद्यंत ख्वाहिश के कानों पर तेज से बाइट करते हुए बोला, क्यों तुम यही सब तो चाहती थी? तुम हमेशा से ही मेरे करीब आना चाहती थी और यही चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूं। फिर अब जब मैं ये कर रहा हूं तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हें ये सब पसंद क्यों नहीं आ रहा है? इतना बोलकर आद्यंत कसकर उसे खुद में दबोच लेता है और उसके होठों को रगड़ने लगता है, तो कभी उसके बैक पर, तो कभी उसके कानों पर, तो कभी उसके गाल पर, तो कभी उसके उभारों पर अपना होंठ चलाता है, तो कभी वहां बाइट करने लगता है। वो अपने हाथों की उंगलियों से ख्वाहिश के बॉडी को बड़े ही बारीकी से नापने लगता है, जैसे मानो वो जानना चाह रहा हो कि ख्वाहिश का हर एक पार्ट की साइज कितनी है। इस वक्त वो किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था। वही ख्वाहिश ऐसा महसूस कर बस रोए जा रही थी। इसके साथ ही साथ वो कांपने भी लगी थी। वही दूसरी तरफ मायारा गुस्से से पूरी बौखलाई हुई थी। वो इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसे बार बार याद आ रहा था कि अब ख्वाहिश आद्यंत के साथ रहने लगी है। उसके साथ ही साथ वो ये भी ध्यान देती है कि आज रात आद्यंत और ख्वाहिश दोनों ही घर में नहीं है। अब वो और भी ज्यादा तमतमा जाती है। वो आद्यंत और ख्वाहिश के करीबी को महसूस कर और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है। वो तुरंत आद्यंत को कॉल करती है, पर आद्यंत का फोन बज रहा था, लेकिन आद्यंत कॉल पिक नहीं कर रहा था। ये देखकर वो और भी ज्यादा तिलमिला उठती है। फिर वो तुरंत ही अर्जुन को कॉल करती है। अर्जुन कॉल पिक करता है तो बड़े ही प्यार से मायरा से बोलता है, मेरे पास आ जाओ बेबी। अर्जुन की बात सुनकर मायरा तुरंत उससे मिलने के लिए चली जाती है। जब मायरा अर्जुन के पास जाती है तो वही ऑफिस की एक एम्प्लॉय, जो कि अभी तक ऑफिस में ही वर्कलोड के कारण रुकी हुई थी, मायरा को अर्जुन के केबिन की तरफ जाते देख उसे थोड़ा अजीब लगता है। वही मायरा, जो कि आद्यंत के लिए बौखलाई हुई थी, अर्जुन के पास पहुंचते ही उस पर टूट पड़ती है। दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह चूमने लगते हैं। तभी वह एम्प्लॉय केबिन का डोर ओपन करके अंदर आती है और सामने का सीन देख बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो ये सोचने लगती है कि ये तो आद्यंत सर की गर्लफ्रेंड है, तो फिर ये अर्जुन सर के साथ क्या कर रही है? वहीं अर्जुन और मायरा ने भी उस एम्प्लॉय को देख लिया था। वो दोनों उस एम्प्लॉय को गुस्से से घूर कर देखते हैं और फिर से धमकाते हुए बोलते हैं कि भूल कर भी तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। अगर तुमने किसी को भी ये सब बताया तो तुम्हारी नौकरी नहीं बचेगी। हम लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी और तुम्हें यहाँ से जॉब छूटने के बाद कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगा। ये सुन वो एम्प्लॉय घबरा जाती है। वो उन दोनों के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती है, प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिएगा। मेरे लिए नौकरी बहुत जरूरी है, तो प्लीज मेरी नौकरी मत छुड़ाएगा। मैं आप लोगों की बातें किसी से नहीं कहूंगी। ये सीक्रेट मेरे पास ही सेफ रहेगा। मैं किसी के सामने इस बात को रिवील नहीं करूंगी, पर प्लीज आप लोग मेरी जॉब को मत छूट ढाइएगा। ये सुनकर अर्जुन तिरछा मुस्कुराता है और बोलता है, अच्छा, अपनी बात पर कायम रहना। अगर तुमने नहीं किया ऐसा तो तुम जानती हो हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। वो एम्प्लॉय जल्दी जल्दी हाँ में अपना सर हिलाती है और तुरंत ही वहां से भाग जाती है। उस एम्प्लॉय के जाने के बाद अर्जुन और मायरा एक दूसरे की तरफ देखकर खतरनाक हंसी हंसते हैं और एक बार फिर से एक दूसरे को पागलों की तरह चूमने लगते हैं।
दूसरी तरफ जफर वहां से अपनी कार को लेकर ब्लाइंड डेट के लिए निकल गया, जहां पर उसकी माँ ने उसे बताया था। कुछ देर बाद उसकी कार एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकती है। वो कार से बाहर आकर सीधे रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। वहीं रेस्टोरेंट में एक कॉर्नर टेबल के पास एक लड़की बैठी हुई थी। उसे देखकर जफर उस तरफ बढ़ जाता है। वो लड़की भी जफर से मिलती है और दोनों ही एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के बाद अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। जफर उस लड़की के चेहरे को गौर से देखता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो लड़की इस ब्लाइंड डेट पर खुश नहीं है। तभी वो लड़की जफर की तरफ देखते हुए बोलती है, एक्चुअली मैं आज इस ब्लाइंड डेट पर नहीं आना चाहती थी, पर मुझे मेरे पेरेंट्स ने फोर्स करके भेजा है। और सच कहूं तो मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी कि आज ही मेरा मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है और मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूं, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। पर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया। उसने किसी और लड़की के कारण मुझसे ब्रेकअप कर लिया। इतना बोल वो लड़की रोने लगती है। वहीं उस लड़की की बातें सुनकर जफर को भी थोड़ा बुरा लगता है। ओके, पर अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा और हमारी जो ये कन्वर्सेशन है, सारी बातें तुम्हें मेरी मम्मा के सामने क्लियर करनी होगी और इस मैटर को यही क्लोज करना होगा। फिर जफर खाना ऑर्डर करता है और दोनों के लिए खाना आता है। वो लड़की खाने की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए खाती है और बोलती है कि ये मेरा फेवरेट डिश है। जफर को थोड़ा अजीब लगता है। वो मुस्कुरा कर बोलता है, पर ये सब तो मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर करके मंगा लिया। वो लड़की हंसते हुए बोलती है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम दोनों की पसंद कितना मैच करती है ना। फिर वो लड़की बड़े ही सॉफ्ट तरीके से जफर से बातें करने लगती है। वहीं जहां जफर पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल था, अब धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाता है। उसे उस लड़की के साथ थोड़ा अच्छा फील होने लगता है। उसके साथ ही साथ वो ये सोचता है कि अब तो इस लड़की का उस लड़के से ब्रेकअप हो चुका है, तो क्यों ना एक मौका दिया जाए। ये सोचकर डिनर करने के बाद वो अपनी मॉम को कॉल करता है और बताता है कि मॉम। अभी वो इतना ही बोलता है कि तभी दूसरी तरफ से उसकी मॉम बोलती है, कैसी रही तुम्हारी ब्लाइंड डेट, लड़की पसंद आ गई। जफर एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी मॉम से बोलता है, मॉम, लड़की ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है। ये सुन उसकी मॉम खुश होकर बोलती है, मतलब कि तुम्हें लड़की पसंद आ गई तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं। ये सुनकर जफर बोलता है, पर मॉम, वो अभी डेट के लिए बोल रही है। जफर की बात सुन उसकी मॉम बोलती हैं, ओके, और कॉल कट कर देती है। फिर जफर अपने साथ उस लड़की को लेकर कार की तरफ बढ़ जाता है। दोनों कार में बैठे बैठे अचानक ही एक अंधेरे सुनसान जगह पर वो लड़की कार रुकवा देती है। सफर को पहले तो थोड़ा अजीब लगता है, पर तभी कार रुकते ही वो लड़की जफर की तरफ बढ़ने लगती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। यह देख वो हैरान हो जाता है। जफर अपने मन ही मन सोचने लगता है कि क्या है ये लड़की, अभी कुछ देर पहले तो ये इतना रो रही थी और अब कैसे मेरे करीब आ रही है। वो पीछे होने लगता है। तभी वो लड़की उसे अपने करीब खींचते हुए बोलती है, चिल, इसमें इतना भी कुछ बुरा नहीं है, ये सब तो चलता रहता है, ये सब तो नॉर्मल है। ये सुनकर तो जफर एक बार फिर से चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि क्यों इस लड़की का ब्रेकअप हुआ है। तभी वो लड़की जफर के बिल्कुल करीब आ जाती है और वो जैसे ही जफर के होठों को छूने वाली होती है कि इस वक्त पर जफर के सामने एक लड़की का चेहरा आ जाता है, जिससे वो तुरंत दूर रुक जाता है और उस लड़की की तरफ देखकर बोलता है, नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल। इतना बोलकर वो तुरंत ही कार ड्राइव करने लगता है। जफर पहले उस लड़की को उसके घर ड्रॉप करता है और वापस अपने घर आ जाता है। वो घर जाकर सबसे पहले वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वॉशरूम में जाकर वो शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो अपने रूम में आता है। रूम में चारों तरफ देखने लगता है। उसके रूम में पूरा वॉलपेपर एक ही लड़की की बहुत सारी फोटो लगी हुई थी। जफर उन सभी फोटोज को बड़े ही गौर से देखने लगता है। न जाने हम दोबारा कब मिलेंगे।
वो उस लड़की की फोटो पर अपने हाथ फेरता है और इस फोटो की तरफ झुककर उसके होठों को चूम लेता है। फिर वो वहां से अपने बेड की तरफ बढ़ता है, बेड पर आकर लेट जाता है। कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में चला जाता है। अगली सुबह आद्यंत के फार्म हाउस पर उसके रूम में के अंदर बेड पर दोनों ही सोए हुए हैं। जहां ख्वाहिश वाइट कलर की बेडशीट से ढकी हुई थी, तो वहीं उसके बैक पर अपना सिर रख आद्यंत तो उसे पकड़कर सो रहा था। ख्वाहिश की आंखों के कोने सूख चुके हैं, जिन पर आंसुओं की बूंदें ठहरी हुई थीं। उसका कोमल सा चेहरा आज मुरझाया हुआ लग रहा था। आद्यंत ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उसकी नजरें ख्वाहिश की खूबसूरत चेहरे पर ठहर जाती हैं और धीरे से ख्वाहिश के होठों को चूमता है और फिर उसके बॉडी पर अपने होठ चलाने लगता है। ख्वाहिश को फिर से किस करने लगता है। इस तरह वो अपने प्यार को जाहिर कर रहा था। फिर कुछ देर बाद आद्यंत उठकर वॉशरूम में चला जाता है। डोर बंद होने की आवाज से ख्वाहिश की आंखें खुल जाती हैं। फिर धीरे से वो उठकर बैठ जाती है। वो खुद को चादर से ढक लेती है। उनके बीच हुआ कुछ नहीं था, पर कुछ ना होकर भी कल रात बहुत कुछ हो गया था। कल तक जो आद्यंत उसे छूने से भी दूर रहता था, उसे घिन महसूस होता था। आज अचानक से उसके करीब क्यों आ गए? क्यों वो अपना पति का हक जताना चाहते हैं? अब भी ख्वाहिश ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र बेड के पास रखें आद्यंत के फोन पर जाती है, जिस पर मायरा का नंबर फ्लैश हो रहा था। ख्वाहिश ज्यादा न सोचते हुए मायरा का फोन उठाती है और कॉल पिक कर लेती है। बच्चे कैसे हो तुम? कहाँ हो बताओ? कॉल पर बात करते हुए वो दूसरी तरफ से मायरा की आवाज ख्वाहिश के कानों में जाती है। ख्वाहिश धीरे से बोलती है कि वो अभी वॉशरूम में गए हैं। ख्वाहिश की आवाज सुनते ही मायरा हैरान रह जाती है। उसकी पकड़ अपने फोन पर कस जाती है। वो गुस्से से ख्वाहिश से बोलती है, यू ब्लडी बीच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई आद्यंत के फोन को छूने की? अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। वो अभी वॉशरूम में गए हैं। जब वो आएंगे तो आप उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा दी। इतना बोल ख्वाहिश तुरंत कॉल कट कर देती है। ऐसे कॉल कट करने से मायरा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो तमतमाते हुए अपने फोन को फेंकने वाली होती है कि तभी अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए बोलता है, क्या हुआ बेबी? तुम इतने गुस्से में क्या हो? मायरा तुरंत ही अर्जुन का हाथ झटक देती है। फिर वो अपने दांत भींचते हुए बोलती है, इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा फोन कट करे? क्या ये अपनी औकात भूल गई है? लगता है इसे इसकी औकात याद दिलानी होगी। मायरा को अचानक कुछ ख्याल आता है कि अगर वो आद्यंत से इसकी कंप्लेंट करेगी तो आद्यंत इसे अच्छी खासी पनिशमेंट देगा। ये सोच मायरा के होठों पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। ख्वाहिश फोन को एक साइड रखती है। वो खुद को अच्छे से चादर से ढकती है। उसकी नजर अपने ऊपर जाती है। वो धीरे से अपने चादर के नीचे खुद को देखते हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे कल रात का सब कुछ याद आने लगता है कि आद्यंत कैसे उसे इतना परेशान कर रहा था। फिर उसी तरह बैठे हुए ही आद्यंत के वॉशरूम से बाहर आने का वेट करने लगती है। तभी आद्यंत वॉशरूम से बाहर आता है। उसकी नजर ख्वाहिश पर जाती है। वो ख्वाहिश को ऐसे चादर में लिपटे देखता है तो उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। वो आगे बढ़ते ही तुरंत ख्वाहिश को अपने गोद में उठा लेता है। ऐसे अचानक आद्यंत के गोद में उठाने से ख्वाहिश हड़बड़ा जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी किए आद्यंत की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये आप क्या कर रहे हैं हमें? आद्यंत इस तरह ख्वाहिश को अपने गोद में लिए हुए ही उसकी तरफ देखता है। उसकी नजर ख्वाहिश के होठों पर ठहर जाती है। वो उसके होठों की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम क्या चाहती हो कि मैं इसके आगे बढ़ूं? ख्वाहिश कुछ नहीं बोलती है तो आद्यंत उसे लेकर वॉशरूम में ले जाता है और उसे बाथटब में लेटा देता है। ख्वाहिश अपनी नजरें नीचे झुकाए बैठी थी। आद्यंत धीरे से उसके बालों को सहलाता है और फिर वॉशरूम से बाहर चला जाता है। ख्वाहिश का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और उसके बाद वो आराम से टब में लेट जाती है और अपने ऊपर से चादर को साइड कर देती है। वहीं आद्यंत बाहर आकर
किसी को कॉल मिलाता है और ख्वाहिश और अपने लिए कपड़े मंगवाते हैं और दोनों के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है। पर तभी उसे याद आता है कि उसके घर में मेड है, तो वो मेड को ही कॉल करके दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहता है। तभी उसे याद आता है कि ख्वाहिश कुछ ज्यादा ही कमजोर है। फिर आद्यंत जफर को कॉल करके उससे बोलता है कि 2 दिन के लिए सारे काम को तुम हैंडल करो, मैं इन 2 दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। क्यों भाभी के साथ इतना ज्यादा एंजॉय कर लिया है कि उन्हें छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। आद्यंत थोड़ा छिड़कर बोलता है, सट अप। ये सुनकर जफर हंसते हुए बोलता है, हाँ बीवी, मिल गई तो दोस्त का क्या काम। वैसे मायरा भी तेरे बारे में पूछ रही थी और वो गुस्से में ऑफिस भी आई थी, तुझे ढूंढ रही थी। आद्यंत जफर की बात पर उसे बोलता है, हैंडल ईट। आद्यंत इतना नॉर्मली ये बोलता है कि जफर हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि जो इंसान कल तक उस लड़की के लिए इतना पागल था, एक एक पल उसके साथ बिताने के लिए बेचैन रहता था, आज वो इस तरह से बोल रहा है जैसे उसे उसकी कोई फिक्र ही ना हो। वो क्या कर रही है, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। आखिर अचानक से ये इतना बदल कैसे गया। आद्यंत कॉल कट कर देता है और सोफे पर बैठ जाता है। वो अपना लैपटॉप लेकर ऑफिस से जुड़ी कुछ जरूरी काम करने लगता है। वही ख्वाहिश जो कि काफी देर से वॉशरूम में थी, और आद्यंत यही सोच रहा था कि ख्वाहिश इतनी देर तक वॉशरूम में क्या कर रही है, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। ख्वाहिश वॉशरूम में खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कपड़े पहनकर बाहर जाए, क्योंकि ना ही वॉशरूम में टॉवल था और ना ही बाथरोब। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो वॉशरूम का हल्का सा डोर ओपन करती है और सिर्फ अपने गर्दन को निकालकर रूम में चारों तरफ देखने लगती है। आद्यंत को रूम में रखे सोफे पर बैठे देख वो घबरा जाती हैं। वो सोचने लगती है कि वो बाहर कैसे जाए, क्योंकि उसने अभी कुछ भी पहन नहीं रखा था। ख्वाहिश धीरे से अपने सर निकालकर आद्यंत की तरफ देखती है और धीरे से बोलती है, सुनिए मिस्टर नुमानी। आद्यंत ख्वाहिश की आवाज सुनकर देखता है तो उसे ख्वाहिश की सिर्फ गर्दन दिखाई देती है। उसे ऐसे देखकर आद्यंत न जाने उसको हंसी आ जाती है। ये देख ख्वाहिश उसे घूर कर देखने लगती है। क्यों, क्या हुआ? आद्यंत ख्वाहिश की तरफ देखकर उससे पूछता है। वैसे तो वो समझ गया था कि ख्वाहिश क्यों बाहर नहीं आ रही है। फिर ख्वाहिश अपनी धीमी आवाज में बोलती है, वो आप मुझे अपनी शर्ट दे दीजिए या टॉवल। पर मैं तुम्हें अपना शर्ट क्यों दूं? तुम ऐसे भी बाहर आ सकती हो, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी मैंने सब कुछ पहले देख लिया है। ये सुनकर ख्वाहिश और भी ज्यादा शर्म से एकदम पानी पानी हो जाती है। उसका पूरा चेहरा एक बार फिर से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए आद्यंत को देखती है। आद्यंत ये देख सोफे पर से उठता है और एक टॉवेल लेकर उसे देने के लिए जाता है। फिर जैसे ही ख्वाहिश टॉवेल लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाती है, आद्यंत टॉवेल देने के बजाय उसके हाथ को पकड़ कर एकदम से उसे बाहर खींच लेता है और झटके में आद्यंत उसे टॉवेल में लपेट लेता है और तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फिर उसके गीले बालों को कान के पीछे करता है। वही ख्वाहिश बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो अपनी फटी हुई आंखों से उसे देखती है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ उसके साथ। वही ख्वाहिश के बालों से पानी टपक कर फर्श पर गिर रहे थे। आद्यंत की गहरी निगाहें ख्वाहिश को देख रही थीं। अभी बांथ लेने के कारण ख्वाहिश की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर गई थी। आद्यंत की नजरें ख्वाहिश के चेहरे से होते हुए उसके गर्दन पर जाता है और ख्वाहिश के सुराहीदार गर्दन पर पानी की बूंदें देखता है तो वो उसे वहां पर किस करने लग जाता है। ऐसा करने से ख्वाहिश मचल जाती है। वो अपने अंदर एक गर्माहट सा फील करती है और कांप सी जाती है। ख्वाहिश खुद को आद्यंत के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वही आद्यंत की पकड़ ख्वाहिश पर और भी कसती जाती है, जिस कारण ख्वाहिश के टॉवेल धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं, जिस बात का होश उसे बिल्कुल नहीं था। वही आद्यंत जैसे ही ख्वाहिश की तरफ देखता है तो उसे ख्वाहिश की उभारें नजर आती हैं। उसके गोल गोल उभारों को देख
आद्यंत और ज्यादा पागल हो जाता है, क्योंकि उसके गोल गोल उभारें दिखने में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लग रहे थे। फिर वो नीचे झुककर उस पर किस कर लेता है, जिससे ख्वाहिश और भी घबरा जाती है। फिर आद्यंत धीरे धीरे उसके टॉवेल को खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर ख्वाहिश तुरंत टॉवेल को पकड़ लेती है और आद्यंत की तरफ देखते हुए बोलती है, मिस्टर नुमानी नो। ख्वाहिश की बात पर आद्यंत एकदम से उसके टॉवेल को ऊपर करता है और उसके नेवल पर किस करने लगता है, जिससे ख्वाहिश पूरी की पूरी शर्म से पानी पानी हो जाती है। फिर ख्वाहिश दूर होने लगती है, पर वो हो नहीं पाती है। वही आद्यंत अब अपने हाथों से उसके थाई पर सहलाने लगता है। वो समझ रही थी कि आद्यंत क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक पल के लिए तो वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे आद्यंत को रोकें। तभी अचानक उसे मायरा का ख्याल आता है। वो आद्यंत के हाथों को रोकते हुए बोलती है, वो मायरा का कॉल आया था, आपके बारे में पूछ रही थी। इससे पहले कि आद्यंत पूरा टॉवेल खोलता, मायरा का नाम सुन रुक जाता है। उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। वो अपने सिर को उठाकर गुस्से से ख्वाहिश की तरफ घूर कर देखता है और उसके होठों पर तेजी से किस करने लगता है और बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मायरा मायरा करने लगी हो? आद्यंत अपने दांतों को पीसते हुए ख्वाहिश से बोला, नहीं ख्वाहिश। आद्यंत की बात सुन ख्वाहिश तुरंत बोलती है, क्योंकि वो आपकी गर्लफ्रेंड है और तुम मेरी बीवी हो। आद्यंत के तुरंत ऐसा बोलने पर ख्वाहिश उसकी तरफ देखने लगती है और फिर वो कड़वाहट से मुस्कुराते हुए आद्यंत की तरफ देखकर बोलती है, कल तक तो आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपकी बीवी से भी ज्यादा। ये तंज महसूस करके आद्यंत उसे अपने खा जाने वाली नजरों से देखता है। एक तरह से ख्वाहिश सही बोल रही थी, पर आद्यंत ये एक्सेप्ट नहीं करता है। उसे ख्वाहिश की बातें चुभ जाती हैं और वो तुरंत ख्वाहिश के हाथों को पकड़कर अपने गर्दन में लपेट देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, खबरदार, जो कभी तुमने हमारे बीच मायरा का नाम लिया तो हमारे बीच उसे आप लेकर आए थे। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि दीदी आपसे बहुत प्यार करती हैं। वो जितना भी कुछ ड्रामा करती हैं, वो सिर्फ आपका प्यार पाने के लिए करती हैं। और आप भी तो उनसे बहुत प्यार करते हैं। आपको ये भूलना नहीं चाहिए तो क्यों आप उन्हें चीट कर रहे हैं? मेरे करीब आ रहे हैं। हमारे बीच की मर्यादा जो है, उसे आप बरकरार रहने दीजिए। उसे मत तोड़िए, क्योंकि एक ना एक दिन हम दोनों लोगों का डाइवोर्स हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई जिस्मानी रिश्ता बने। मैं ये रिश्ता नहीं चाहती। मैं दिल से रिश्ता चाहती हूँ और मैं आपको फ्री करती हूँ। आप जो चाहे वो करिए। मेरी तरफ से आप पहले भी फ्री थे और आज भी फ्री हैं। मैं आपको किसी चीज के लिए ना ही कभी रोकी हूं और ना रोकूंगी। आप जो चाहे वो करिए। ये सब बोलते हुए ख्वाहिश बहुत इमोशनल हो गई थी। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम कोई देवी हो? तुम्हें ही शौक है अपने लव को सैक्रिफाइस करने का। आद्यंत की बातें सुनकर ख्वाहिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नम आंखों के साथ आद्यंत की तरफ देखकर बोलती है, आपने कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। कभी मुझे अपनी बीवी समझा ही नहीं। मुझे एक चीज समझा, जो सिर्फ आपका हर काम आपके हिसाब से करे। आप बोले तो मैं उठूं, आप बोले तो मैं बैठूं, आप जो चाहें वो करे। आपकी गर्लफ्रेंड खाना नहीं खाती है तो मैं खा नहीं सकती। आपकी हर एक चीज पर मायरा का हक है। आपके बेड को टच करने का मेरा हक नहीं है। उस पर मैं बैठ नहीं सकती, पर उस बेड पर मायरा सो सकती है। कितनी लकी है ना वो, जो आपके इतने करीब है। शायद मुझ में ही कोई कमी है जो मैं आपके करीब नहीं हूं। तुमने कभी बीवी होने का हक मांगा ही नहीं। आद्यंत की बात सुनकर ख्वाहिश हंसने लग जाती है और वो हंसते हुए बोलती है, बीवी होने का हक मांगा जाता है क्या? मुझे पता नहीं था। मुझे लगता है जिस दिन से हमारी शादी हुई, उसी दिन से मेरा आप पर हक हो गया। पर आपको याद होगा कि शादी वाली रात आपने मुझसे क्या कहा था कि आपकी नजरों में मैं सिर्फ एक नौकरानी की तरह ही है। तो फिर क्यों आज इस तरह से मुझे छूकर खुद को गंदा कर रहे हैं? मेरी जो जगह है, मैं जहां हूं, मुझे वहीं रहने दीजिए। मुझे झूठी उम्मीद मत दीजिए
क्यों मेरे दिल के साथ खेल रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से मेरे करीब आकर, मेरे दिल के साथ खेल कर, फिर मुझे तोड़कर, मुझे गिराना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास खोने के लिए बस मेरा ये दिल है और कहने को मेरा ये जिस्म। तो प्लीज़ आप इसे छोड़ दीजिए, इसे मत बर्बाद करिए। ख्वाहिश की बातें सुनकर आद्यंत बहुत ही गुस्सा होता है। वो गुस्से से घूर कर ख्वाइश को देखता है। उसका मन करता है कि वो अभी उसका गला दबा दे। वो यही सोचता है कि वो उसकी बीवी होकर ये कैसी बातें कर रही है। आखिर वो क्यों उसे तोड़ना चाहेगा? फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने ही शायद इतना डर